हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 15 सहर्ष फणों का मणिद्वीप। कुबेरनाथ राय की लिखी हुई रचना है। इसकी अंतर्वस्त्र विश्लेषण भी हम देखेंगे। इकाई 15 से पहले की जो इकाइयाँ हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी पूरी वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इकाई 15 को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। इकाई में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद हम कुबेर राया का जो है जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद सहस्र फणों का मणिद्वीप का कथ्य, विचार पक्ष और भाव पक्ष, और संरचना शिल्प भी हम इसमें देखेंगे। इसमें शैली और भाषा आती है। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। कुबेरनाथ राया जो है हिंदी के प्रतिष्ठित ललित निबंध लेखक हैं। उन्हें सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र की परंपरा में रखा जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के वैभवपूर्ण इतिहास से संबंध निबंधों की रचना की है। हिंदू पुराणों, मिथकों और अन्य ग्रंथों में कुबेरनाथ राय अपने निबंधों की सामग्री चुनते हैं। उस सामग्री को ललित मनोहर वातावरण में गूंथकर हमारे आज के दैनिक जीवन से उसे जोड़ देते हैं, जिसमें उसकी प्राचीनता का, रहस्यमयता का वैभव बना रहता है। यह सारा विवरण उल्लास से भरा हुआ दिखाई देता है। वे इन प्रकरणों में कुबेरनाथ राय अतार्किकता के भीतर तार्किकता, अलौकिकता के भीतर लौकिकता को ढूंढ लाते हैं। यह कला अपने आरंभिक रूप में हमें सरदार पूर्ण सिंह के पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखने को मिलती है। हालांकि द्विवेदी जी इन पूरा कथाओं और मिथकों में रमते नहीं हुए, उनका भी खंडन करके उन्हें इतिहास का अंग बना देते हैं और तब वे इतिहास देवता या काल देवता विवेचन विश्लेषण करने लगते हैं। बाद में यह विशेषता हमें विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में मिलती है। विद्यानिवास जी की अभिरुचि इतिहास और मिथक के समन्वय में रही है। वे उस समन्वय को खोजते हैं। लोक में हमारे मिथक इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उनका रूप पूरी तरह बदल गया है। यह परिवर्तन इतना अधिक हो गया है कि अब उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया। उस बारीक संबंध सूत्रों को खोजने का प्रयास विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में देखने को मिलता है। कुबेरनाथ राय इन दोनों से भिन्न प्रकृति के निबंधकार हैं। ये दोनों निबंधकार चिंतन पर, तर्क पर विश्वास करते हैं। वे अपने मत के समर्थन में तर्क देते हैं। कुबेरनाथ राय तर्क में नहीं जाते। उनकी दृष्टि सौंदर्य पर टिकी रहती है। यह सौंदर्य लोक में, मिथ के दुनिया में, प्रकृति में और इन सब के सामंजस्य में बनी रहती है। इस सौंदर्य को पुष्ट कर नहीं सकता। वे नहीं मानते सौंदर्य की अकुंठ अभिव्यक्ति उनके निबंधों का प्राण है। तो आपने प्रस्तावना में देखा कि कैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र से भिन्न है कुबेरनाथ राय के निबंध। अगर प्रश्न ये आता है कि कुबेरनाथ राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर हैं, तो आप ये जो आपने अभी पढ़ा प्रस्तावना में वो लिख सकते हैं। अब हम कुबेरनाथ राय का जीवन परिचय देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय का जन्म जो है गांव मनसा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1933 को हुआ और मृत्यु 5 जून 1996 को हुई। तो उनका जन्म 26 मार्च 1933 को और मृत्यु 5 जून 1996 को हुई। उनकी माता का नाम लक्ष्मी राय और पिता का नाम बैकुंठ नारायण राय था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव मनसा में हुई। बाद में वे क्वींस कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस और कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता के छात्र हुए। आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। कुबेरनाथ राय भूमिहार थे। उनका परिवार कृषि कार्य करता था। भूमिहार अपना उत्स जो है परशुराम से मानते हैं। उनका परिवार वैष्णव परंपरा में विश्वास करता था तथा घर में रामचरितमानस का पाठ होता रहता था। इस धार्मिक प्रवृत्ति का उन पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। एमए करने के बाद वे कलकत्ता में ही विक्रम विद्यालय में अध्यापक बन गए। बाद में सन 1959 में वे आसाम चले गए और वहाँ नलबारी कॉलेज नलवारी में प्राध्यापक बन गए। यहाँ पर वे 27 से 28 वर्षों तक रहे। बाद में जब असम में अशांति का दौर फैला तब वे वापस गाजीपुर आ गए और स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में प्राचार्य बन गए। यहाँ से वे 30 जून 1995 को सेवानिवृत्त हुए और उसके 9 वर्ष बाद 5 जून 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब हम आगे चलते हैं। सहस्र फणों के मणिद्वीप का कथ्य। इस निबंध में कुबेरनाथ राय ने मणिपुर के बनने की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा का वर्णन किया है। इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य है मणिपुर। तो मणिपुर प्रदेश का जो है उद्भव और पौराणिक कथा। कुबेरनाथ राय के अनुसार भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ नित्य रासलीला किया करते थे। लेखक हमें उस युग में ले जाता है। इस रासलीला की चर्चा देवलोक में भी पहुंची।
शिव जी ने भी यह चर्चा सुनी तो उनके मन में इस रासलीला में शामिल होने या कम से कम उसे देख लेने की इच्छा जागृत हुई। शिव जी ने कृष्ण से अनुरोध किया, कृष्ण ने इनकार कर दिया। मिथ की कथाओं के अनुसार शिव जी के 3 नेत्र थे। इस तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है जो सामने वाले को भस्म कर देती है। इसी अग्नि से प्रेम के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। बाद में रति के अनुरोध पर शिव जी ने उन्हें अशरीरी रूप में उपस्थित रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से कामदेव शिव जी के सामने आने से घबराते हैं। रास नृत्य में कामदेव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। त्रय नृत्यां भी शिव जी की उपस्थिति से असहज महसूस कर रही थी। इसके अलावा इस रास नृत्य में एक पुरुष कृष्ण तो होते ही थे, अन्य पुरुष की उपस्थिति रस में विघ्न पैदा कर सकती थी। इन्हीं बातों का विचार करके जब शिव जी के आने से असहज अनुभूत कर रहे थे, बहुत अनुनय विनय के बाद यह तय हुआ कि शिव जी वहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन वे इस रास नृत्य को देख नहीं सकते। उन्हें वहाँ पीठ करके खड़े होने की अनुमति मिली, जिसे शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तो बहुत पसंद आया। तो ये कथ्य है इस निबंध का। अब हम इसके जो है विचार पक्ष और भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष। विचार पक्ष में कुबेरनाथ राय ने जो बातें कही है यह निबंध उनके कारण महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि वह चिंतन विवरण बहुत महत्वपूर्ण है और मणिपुर के बारे में कई नई जानकारियाँ देने वाले हैं। लेकिन ये जानकारियाँ तो इतिहास और धर्म संबंधी लेखन में भी मिल सकती हैं। इस निबंध का ललित्य और सौंदर्य इसके भाव पक्ष के कारण है। तो हम भाव पक्ष ही पढ़ेंगे। वे अपने इस निबंध में मणिपुर के सौंदर्य पर मुग्ध हैं और वे अपने मुग्धा भाव को अनेक कोणों से प्रकट करते हैं। इसलिए इस निबंध के विचार पक्ष के साथ इसके भाव पक्ष को जानना और समझना भी महत्वपूर्ण है। कुबेरनाथ राय जो है गंभीरता से केवल गंभीर बातें ही नहीं कहते, वरना कल्पना की उड़ान भरते हुए बातों को, विचारों को, इतिहास को, मिथ को अत्यंत कोमलता से स्पर्श करते हुए वर्णन करते हैं। इस निबंध की शुरुआत निबंध के प्रस्तुतकर्ता के आत्म परिचय से होती है। यह प्रस्तुतकर्ता मेघ है। इस परिचय से पाठकों की जिज्ञासा जागृत होती जाती है कि यह कौन है, किसके बारे में क्या कह रहा है। मैं क्या हूँ, मैं कह नहीं सकता। मैं नील व्योम में मेघ की तरह निरंतर आकृति बदलते हुए चल जो रहा हूँ, मधु माधव के गुप्तचर की तरह, कभी डोर कटी पतंग जैसी, कभी रुई के चूहा या पर्वत शिखर जैसी, कभी पूंछ कटे सिंह जैसी, तो कभी हाथी ऊंट जैसी। तरह तरह की आकृतियाँ मान मारुत के प्रभाव के अनुसार मैं धारण कर लेता हूँ और नील व्योम में देश विदेश विचरण करता रहा हूँ। पाठकों की जिज्ञासा और कल्पना को जागृत करने वाला यह आवारा यायावर मेघ है। मणिपुर के भूगोल और इतिहास के ऊपर विचरण करते हुए उसके साथ उसके समान ही वह उसकी प्रेमिका काबुई कन्या है, जिसका नाम वह दामिनी रखता है। यह काबुई चारणों और भाटों के तरह की एक जाति है जो कविताओं के साथ गीतों और कथाओं की परंपरा की वाहक है। मणिपुर नदी के निर्मल जल में जब वह अपना मुँह धो रही थी, तब उसके निष्पाप सौंदर्य का दर्शन मेघ ने किया। फिर दोनों के बीच रहस्यमय संबंध विकसित हुआ। अब कभी मेघ इसके सौंदर्य पर मुग्ध होता है, कभी यह कन्या मेघ को मणिपुर की बातें बताती जाती है। हम केवल इन्हीं बातें ही नहीं सुनते, अपितु इन दोनों को भी सुनते जाते हैं। जब ये दोनों उड़ान भरते हैं तब उनकी भाषा में बिंबों की लड़ियाँ आ जाती हैं। मेघ जब पहली बार काबुई कन्या के सौंदर्य पर मुग्ध होता है, तब उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता, जैसा आमतौर से प्रेम कहानियों में हम पढ़ते हैं, वरना उसकी निष्पाप पवित्र दृष्टि के हम कायल हो जाते हैं। मेघ भी निष्पाप बना रहता है और काबुई भी निश्चल बनी रहती है। फिर दोनों सहचर्यजन्य आनंद की भूमिका में आ जाते हैं। इस मोहक मिलन में काबुई कन्या क्या महसूस कर रही है, यह पाठक को बताया नहीं जाता। बस मेघ मुग्ध होता जाता है, दोनों के बीच आत्मीय रिश्ता बनता है और वे साथ साथ विचरण करने लग जाते हैं। मणिपुर से जुड़ी हुई पौराणिक, मिथकीय, ऐतिहासिक, भूगोलिक और लौकिक जानकारियाँ यह कन्या ही मेघ को बताती है और मेघ पाठकों को संबोधित करता है। इस बातचीत में कोई तारतम्य नहीं है, कहीं की बात कहीं भी आ जाती है। इन सब बिखरी हुई बातों में एक तत्व है जिसे हम समझ सकते हैं। मेघ और काबुई के रिश्ते में सहजता और आत्मीयता है। जिस विषय का वर्णन करते हैं उसके प्रति महत्व भाव दिखता है। वे किसी तटस्थ स्थिति का विवरण नहीं देते, वरना नितांत अपने आत्मीय और दर्शनीय स्थान का विवरण दे रहे होते हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है। कल्पना के आवरण में जब कुबेरनाथ राय तथ्य कथन कहने लगते हैं तो यह एहसास नहीं होता कि वे निरस्त तथ्य कह रहे हैं। वह कथन भी भाव से भीगा हुआ लगता है। मणिपुर की भूमि कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, इस बात को भी वे बड़ी मासूमियत से कहते हैं। फलों, वृक्षों और लताओं के लिए धरती ज़्यादा उपयोगी है, वनस्पति कृषि है। यह अनुराग से दी गई तथ्यात्मक सूचना है। इसी भावनात्मकता से मणिपुर की धरती को देखा गया और दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अगर भाव पक्ष आता है इस निबंध का लिखना तो आप इतना लिखिएगा, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल सकता है। अब हम संरचना शिल्प देख लेते हैं। संरचना शिल्प में हम सबसे पहले शैली देखेंगे। कुबेरनाथ राय का यह निबंध कहानी और निबंध का मिश्रण है। तो कहानी और निबंध का मिश्रण है, कल्पना और विचार का समन्वय है, तथ्य और वास्तविकता का मिला जुला रूप है। इस निबंध के प्रारंभ में मेघ का आगमन होता है। यह मेघ कामरूपी यायावर मेघ है।
यह मेघ पाठकों को मणिपुर के संबंध में जानकारी देता है। कुछ कहानी कहता है, कुछ संस्मरण सुनाता है, कुछ इतिहास, मिथक और भूगोल में घुमाता है। इतना तो स्पष्ट है कि मेघ धरती को, मणिपुर के इतिहास भूगोल को ऊपर से उड़ता हुआ देखता है, वह स्वयं भी पल पल परिवर्तित होता रहता है। निबंध जहाँ कहानी का रूप धारण करता है, वहाँ हमारे सामने दो पात्र आते हैं, एक मेघ जो कहानी कहता है और दूसरा काबुई कन्या जिसका नामकरण मेघ दामिनी के रूप में करता है। मैं क्या हूँ, मैं कह नहीं सकता, इस अनिश्चयात्मक वाक्य से निबंध का प्रारंभ होता है। वह बताता है कि इस नीले आकाश में वह निरंतर अपनी आकृति बदलते हुए चल रहा है और अपनी ही आकृति बदलना सरल कार्य नहीं है, परंतु गुप्तचरों की तरह मेघ यह काम आसानी से कर लेता है। कभी डोर कटी पतंग जैसी, कभी रुई के चूहा या पर्वत शिखर जैसी, कभी पूंछ कटे सिंह जैसी, तो कभी हाथी ऊंट जैसी तरह तरह की आकृति मेघ बना लेता है। वह कहीं का कहीं चल देता है। अभी वह उज्जैन में महाकाल की आरती देख रहा था, फिर वह घूमता हुआ मणिपुर पहुंच जाता है। यहाँ जल में अपना मुँह धोती हुई काबुई कन्या दिखाई देती है। आसमान में बादल हैं, नीचे नदी के जल में मुँह धोती हुई उस काबुई कन्या का प्रतिबिंब दिखाई देता है। थोड़ी देर में मेघ और प्रतिबिंब मिल जाते हैं और तब वह मेघ मानुष तन धारण करके नीचे उतर जाता है। यहाँ से ये दोनों पात्र साथ साथ रहते हैं। काबुई मणिपुर की उस जाति कन्या है जो चारणों और भाटों की तरह गीतों और कथाओं को अपने कंठ में बसा लेती है। उनके सुंदर ब्रह्मगुद में कहता है कि उसकी कांति शुद्ध पिघले स्वर्ण की तरह थी, जिसका रूप तीक्ष्ण तलवार जैसा तरंगित था। इसकी भंगिमा काल प्रभा पर दृष्टि शासन करने वाली रानियों जैसी थी। ऐसी अद्भुत अपूर्व काल्पनिक काबुई कन्या बादल के साथ है। अब मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। गुरु वनों के साथ श्याम श्यामल छाया में शाखाओं के अग्रभाग जड़ीभूत हो गए और उनसे काला गुरु मह फूट रहा है। प्राचीन मणिपुर पुराण लिखे गए हैं और इस स्वरथा विचित्र लिपि में उनके माध्यम से अतीत को बहुरूपी व्यास तरह तरह की कथाएं सुना जाता है। इस निबंध का स्वभाव मेघ अपने आप को अवारा और यावर के रूप में संबोधित करता है। वह मणिपुर के अगुरवनों, चंदनवनों में ईश्वर के गुप्तचर की तरह भटक रहा है, जहाँ उसकी भेंट उस कन्या से होती है जिस कन्या के चेहरे को संध्या का आलोक और अधिक मनोरम बना रहा था। शायद इसी कारण मणिपुर में इस आलोक को कन्या लोक कहते हैं। इस काबुई कन्या को वह नया नाम देता है दामिनी। अब मेघ और दामिनी सारी रात भटकते रहे मणिपुर उपत्यका के अंगुरवन, चंदनवन, देवदारू वन के बीच। यह दामिनी मेघ को मणिपुर के मिथकों की जानकारी देती है, उसके इतिहास को नए ढंग से प्रस्तुत करती है। निबंध में लेखक इसी के हवाले से बहुत सी विश्वसनीय और अविश्वसनीय बातें पाठकों को बताते चलते हैं। तो अगर शैली लिखनी आती है तो आप इतना लिख सकते हैं। अब हम भाषा पर चलते हैं। कुबेरनाथ राय की भाषा तत्सम बहुल है। हिंदी में इस भाषा की परंपरा जयशंकर प्रसाद और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन में मिलती है। मिथक, पूरा इतिहास और प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्तंभ से लदी हुई इस भाषा का सौंदर्य विरल है। शब्दों के प्राचीन अर्थ के साथ प्रसंगानुकूलता इसकी अन्य विशेषता है। यह निबंध के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। सहस्र फणों तो शेष नाग के होते हैं, इन फणों पर मणि का दीपक रहता है, लेकिन कुबेरनाथ राय ने इस शेषनाग शब्द से अभिहित नहीं किया। इनके प्रकाश से अलौकिक प्रदेश मणिपुर है, जिसके सौंदर्य गाथा इस निबंध में कही गई है। वे इसके अति प्राचीन वैभव को स्पष्ट करने के लिए शिव और पार्वती के आदिम नृत्य का भव्य आयोजन करते हैं। इस नृत्य की प्रकाश व्यवस्था शेषनाग करते हैं। भारतीय संस्कृति में यह संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई है। उनकी शक्ति अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति मिथ के वर्ण के चलते तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग इस पूरे निबंध में किया गया है। यथास्थान इन शब्दों का सौंदर्य देखा जा सकता है। स्थान, प्रतिस्थान, श्वेत पुंडरीकों का सुगंधित पद्मवन, या द्वितीय पुरुष के अनुप्रदेश से मेरा रसबोध तथा अंगनाओं का समर्पण बोध खंडित होगा। तो इसकी भाषा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं पौराणिक और मिथकीय स्तंभ, ये देख लेते हैं। सहस्र फण, सांप के मुंह वाले हिस्से को फण कहते हैं। आमतौर से सांप एक ही फण होता है। भारतीय पुराण कथा अनुसार शेषनाग के अंत फण थे, इसलिए उसे सहस्र फण वाला नाग कहते हैं। तो शेषनाग को सहस्र फण वाला नाग कहते हैं। महाकाल, भारत चर्चित धार्मिक नारी उज्जैनी में भगवान महाकाल का मंदिर है। जो भी प्राचीन भारत यात्रा करता है महाकाल के मंदिर की ओर स्तंभ सहित व्याख्या दी गई है। उदाहरण एक, मैं और वह, हम दोनों अर्थात मेघ और दामिनी सारी रात भटकते रहे मणिपुर से। तो ये उदाहरण एक दिया गया है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। काफ़ी भाषा जो है सरल सहज है, तो इसकी व्याख्या करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं और इस तरह आपकी जो ये बुक है BHDC 134, आपकी बुक जो है कंप्लीट हो चुकी है। पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो इसका आज 1 दिसंबर है, तो कल 2 दिसंबर को BHDC 134 का मॉर्निंग में एग्ज़ाम है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम में जो है पास होइए और अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।